दिल्ली का सुल्तान है इब्राहिम लोदी। दिल्ली आगरा उनके दो मुख्य केंद्र, एक उनका मुख्य केंद्र दिल्ली था, एक मुख्य केंद्र कौन सा था, आगरा। या उन्होंने उधर ऊपर की तरफ कब्जा कर रखा, हरियाणा पंजाब वो वाला जो बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर उनका कब्जा, ऊपर वाली तरफ उनका कब्जा है दिल्ली वालों का। अलग अलग उनके गवर्नर बैठे हैं वहां पर। पंजाब के अंदर उनका एक गवर्नर है दिल्ली वालों का, उसका नाम है दौलत खान लोधी। क्या नाम है? अच्छा, लोधियों के बारे में। लोधी अफगान थे। लोधी कौन थे? अफगान थे। अब और क्या इधर, अब मैंने एक कहा दिल्ली से ऊपर हरियाणा पंजाब, पंजाब का मतलब दोनों पंजाब, अपना पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब। अब यदि पाकिस्तान का पंजाब यहां तक मान लिया जाए तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन सा देश शुरू हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब खत्म होता है तो आगे शुरू होता है उज्बेकिस्तान। कौन सा शुरू होता है? उज्बेकिस्तान की बाउंड्री आने लग जाती है। उज्बेकिस्तान में एक व्यक्ति राजा बनना चाहता है, उसका नाम है बाबर। क्या नाम है? कहां का राजा बनना चाहता है? उज्बेकिस्तान का ही। उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है समरकंद। क्या नाम है जगह का? तो बाबर कहां का राजा बनना चाहता है, पर उसके चाचा जी ने कूट दिया उसको, तो उसके चाचा ने भगा दिया। तो अब वो समरकंद से भाग के इधर आएगा, इधर आएगा तो किधर आएगा? अफगानिस्तान। तो उज्बेकिस्तान से भाग के वो कहां पर आ गया? कौन? पर उसका सपना कहां का राजा बनने का, तो समरकंद का राजा कौन बन गया? उसका चाचा। जो वापस ट्राई की, चाचा दिन वापस पीट दिया, वापस भाग के बेचारा इधर आ गया। अब जब उज्बेकिस्तान के रास्ते बंद हो जाएंगे फिर किधर जाएगा? इधर ही आएगा। तो दो ही तरफ जा सकता है ना, या तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। इधर तो आपको जाने नहीं दे रहे, फिर बचा कौन सा? इधर वाला। तो उसने पाकिस्तान वाले पंजाब पे अटैक किए। कौन से पंजाब पे? मतलब अफगानिस्तान के नजदीक वाला जो पाकिस्तान है वहां पर उसने अटैक करने शुरू किए। 4 अटैक। कितने अटैक किए? लूटपाट करता, वापस भाग जाता, लूटपाट करता, वापस भाग जाता, ताकि अफगानिस्तान में खर्चा पानी चले। वरना अपनी छोटी मोटी सेना लेके बैठा, अपना परिवार लेके बैठा, खर्चा पानी कैसे चला अफगानिस्तान के अंदर बैठा बैठा? लूटपाट करता, थोड़े पैसे लेता, खर्चा चलाता, वापस जी में आती कि नहीं यार राजा तो मैं कहां का बनूंगा, समरकंद। वापस थोड़ी सेना इकट्ठी करता, समरकंद जाता, चाचा जी से हार जाता, वापस अफगानिस्तान आता, वापस इधर पाकिस्तान की तरफ अटैक करता, फिर थोड़े रुपए इकट्ठे करता, वापस उधर जाता। उसने 2-3 बार ऐसे किया। फाइनली उसके समझ आ गया चाचा जी तेरी पार तो पड़ने है। तो उसके दिमाग में एक दूसरी बात थी। बाबर से लगभग 100 साल पहले, कितने साल पहले, बाबर का एक दादा परदादा भारत पर अटैक करके गया था, करीना कपूर का बेटा तैमूर। क्या नाम था? तैमूर। बाबर तैमूर का वंशज था, उसका सड़पोता लड़पोता कुछ लगता था। तैमूर ने 1398 में भारत पर हमला किया था। कब किया था? 1398 में वो भारत पर हमला करता है। उस टाइम उसने दिल्ली को लूटा था, इस पंजाब पर उसने कब्जा कर लिया था। पंजाब में अपना एक बंदा छोड़ गया था। इसलिए बाबर का यह मानना था कि यदि मेरे कभी परदादा के पास में यदि पंजाब था तो अब ये पंजाब मेरा होना चाहिए। ठीक है, बीच में नहीं आया पर अब मेरा है, मैं कब्जा करूंगा इस पे। तो उसके दिमाग में ये फितूर हो रहे, पर उसकी पार नहीं पड़ रही। उसको पता है पंजाब में यदि आगे ये लूटपाट करके आ सकते हैं, आगे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो आगे कौन बैठा हुआ उधर? दौलत खान लोधी मेरी पार पड़ने है। या वहां से लोधियों का राज शुरू हो जाता है। लोधी अफगान थे। लोधी कौन थे? वो किसी टाइम अफगानिस्तान के। अब देखो आप स्थिति, अफगान आए बैठे दिल्ली, उज्बेक आया बैठा अफगानिस्तान। बाबर उज्बेकिस्तान का है, वो तो बैठा है अफगानिस्तान। लोधी अफगानिस्तान के हैं, वो बैठे हैं दिल्ली। अच्छा, लोधियों में एक और था, लोधी अफगान है। अफगानों के में एक सिद्धांत है कि सारे भाई बराबर है। सारे भाई बराबर है, कोई ज्यादा, राजा के पास कोई ज्यादा पावर नहीं, बाकी भाइयों के पास कोई कम पावर नहीं, सब भाइयों के पास पावर क्या है? बराबर। तो राजा क्या है फिर? राजा के पास कुछ तो होना चाहिए कि राजा क्लास का मॉनिटर है। क्लास मॉनिटर होता है। क्लास मॉनिटर क्या होता है? ये थोड़ी हो क्लास का दादा है कोई, हर किसी की थप्पड़ मार सकता है क्या क्लास में? केवल सर को शिकायत कर सकता है, इधर ये मान नहीं रहे थे, ये जब बीच में ब्रेक हुआ था 15 मिनट तो आपस में लड़ लिए थे, इन्होंने आज होमवर्क नहीं, यही तो कर सकता है। ये थोड़ी खुद पिटाई कर दे। इसका मतलब मॉनिटर का काम है समकक्षों में प्रथम। क्या काम है बोलो? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। सारे इक्वल है उनके अंदर, वो क्या है? फर्स्ट। कभी लाइन बनाओगे तो एक लाइन में सारे ही खड़े हैं, बस उसमें एक नंबर पे कौन खड़ा हो जाएगा? बस लोधियों का यह मानना था कि राजा बस फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है, मॉनिटर है हमारे बीच में, हमारा कोई मालिक नहीं है भाई साहब, हमारे पे रोब नहीं झाड़ेगा। लोधियों का राज भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति था बहलोल लोधी। कौन था? वो तो भावड़ा इतना ही सीधा सा आदमी था इस मामले में, क्यों सिंहासन पे नहीं बैठा, कभी चेयर पे नहीं बैठा। सारे जब भी उसके अफगान बाकी आगे बैठते नीचे बैठ जाता। किसी ने कहा अरे तुम राजा हो यार, चेयर पे बैठो। उसने कहा मैं तुम्हारी वजह से बना यार, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, और तुमने मुझे बनाया, मैं तुम्हारे साथ नीचे बैठूंगा। अफगान बड़े राजी रहते यार, ये हमारा राजा, यही होना चाहिए।
तो कितना अच्छा आदमी है, हमारे बराबर ही बैठा रहता है। इवन उसको अफगान आके धमका दिया करते, क्या रे कल वो काम क्यों नहीं किया। तो बहलोल लोधी के ऐसे किस्से हैं कि बहलोल लोधी उनको कहता था कि जनता के सामने मत धमकाया करो, अकेले में धमका लिया करो, बेइज्जती फील होती है यार, ऐसे हर किसी के सामने आके धमका देते हो। क्योंकि बहलोल लोधी खुद के ताकत के दम पे राजा बनता है, इसलिए वैल्यू समझता था कि इन भाइयों की वजह से बनाऊं। बहलोल लोधी के बाद बहलोल लोधी का बेटा राजा बना सिकंदर लोधी। कौन बना? क्या उसने संघर्ष किया, बाप की जगह बन गया? तो वो कभी भी उस संघर्ष की वैल्यू, उसने कहा चेयर लगाओ, एक चेयर मेरी लगा दो, मेरा सिंहासन लगा दो बड़ा, और बाकियों के सबके नीचे चेयर लगा दो। क्या नीचे बैठ जाते हो सारे के सारे? तो अफगानों को थोड़ा यूं चुभने लगा, कौन ये क्या है, सिंहासन किस बात का। पर सिकंदर लोधी के टाइम तक फिर भी चल चुला गया। सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा बना इब्राहिम लोधी। कौन बना? उसने तो कुछ ही संघर्ष नहीं किया। पहले तेरा दादा था, फिर तेरा बाप बन गया, अब तू राजा बन गया, किस बात का संघर्ष किया, सीधा सीधा है। तो वो इस बात को समझता नहीं था भाइयों का कितनी आवश्यकता पड़ती है। उसने कहा बाकी सबकी चेयर हटाओ, सिंहासन ही रहने दो, खड़े रहेंगे बाकी, राजा के सामने खड़े रहो भाई साहब, किस बात के भाई हो, क्या होते हो तुम। इसलिए अफगानों को अब लगने लग गया इब्राहिम लोधी को हटाया जाए। ये क्या तरीका भाई साहब, हम सब बराबर हैं। अब कोई अफगान इब्राहिम लोधी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता, उसने दीवारों में चुनवाने शुरू कर दिए। 25 अफगानों को, जो बड़े बड़े उसके कोई सेनापति टाइप के थे, उनको भाई साहब दीवार के बीच में खड़ा करके जिंदा चुनवा दिया उसने। उसको समाचार मिले एक दिन के आजकल उसकी बात एक आदमी नहीं मान रहा है। कौन नहीं मान रहा? उसने दौलत खान लोधी को मैसेज भेजा कि मिलने के लिए दिल्ली आ। दौलत खान लोधी ने अपने बेटे को भेज दिया, बेटे का नाम था दिलावर खान लोधी। क्या नाम था? दिल्ली जा। इब्राहिम खान लोधी ने आते पूछा तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा पापा बीमार है। उसका जो पास में कोई बॉडीगार्ड खड़े थे, उनको कहा कि इसको नीचे वाले कमरे में लेके जाओ एक बार। दिलावर खान लोधी को नीचे वाले कमरे में लेके गए, उसको बताया कि साहब इस दीवार के अंदर फलान जी फलान जी फलान जी अंदर है, और कईयों को उसने उल्टा लटका रखा था, चमड़ी छील रहे थे। दिलावर खान लोधी के बेचारे की उल्टी होती होती बची। वापस लेके आए, फिर उसने दिलावर खान लोधी, सड़ाई समझते हो, सड़ाई सुरमा निकालने के लिए होती है ना, सुरमा, सुरमा समझते हो, काजल, काजल है ना, एक वो होती है सड़ाई होती है, इसे सुरमा निकाला जाता है। इब्राहिम लोधी ने कहा सड़ाई गर्म की जाए और इसकी आंखों में घुमा दो और आंखें फोड़ दो इसकी, और बाद में दीवार में चुन दिया जाए। दिलावर खान लोधी को लगा मारेंगे जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसने ये ऑर्डर दिया किसी को कि इसके साथ ये करना है, कल ये कर देना है इसके साथ। वो बेचारा रात को ही भाग गया। वो जैसे तैसे भाग के पंजाब गए, उसने अपने बाप को जाके कहा कि बापू वो इब्राहिम लोधी सेहत के लिए हानिकारक हो रखा है और रगड़ देगा सबको हम। अब दौलत खान लोधी किसके अंडर में काम करता है? दिल्ली। दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसको मारना चाहता है, तो ये भी तो अपनी जान बचाएगा। इधर बड़ा मारना चाहता है, ये किधर जाएगा? अफगानिस्तान में कौन बैठा है? बाबर। कौन बैठा है? दौलत खान लोधी ने अपने बेटे कहा कि बस अपने जूते उतारने नहीं है, फटाफट तू उधर जा अफगानिस्तान की तरफ। तो दिलावर खान लोधी जाता है अफगानिस्तान। कहां जाता है? बाबर का बेटा है कामरान। क्या नाम है उसके? निकाह की तैयारियां चल रही है अफगानिस्तान में, शादी की तैयारियां हैं। और दिलावर खान जाके मिलता है कि तुम भारत पर आक्रमण करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। बाबर बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, उसने कहा तुम क्यों दोगे? दिल्ली का राजा इब्राहिम लोधी है, मैं इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए जाऊंगा, तुम तो लोधी हो, तुम उसकी तरफ हो जाओगे, अफगान हो, तुमने उसका नमक खाया है। उसने हिसाब जितने दिन खाना था खा लिया। उसने 25 आदमी लटका दिए उल्टे। अब हमारा नंबर है, अब मरता क्या ना करता, हम तेरे साथ है। वो जब हमारे अफगानों की बात नहीं मान रहा था, हम अफगान उसकी बात मानेंगे। और मेरे पास पूरा मैसेज है। ऐसे उसके पास में दौलत खान लोधी, एक इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान लोधी। कौन था? आलम खान लोधी। एक था इस्माइल खान लोधी, एक था महमूद जहां। ऐसे खूब सारे लोगों ने उसको, खाने जहां, ऐसे खूब सारे लोगों ने उसके पास मैसेज किए। तो बाबर के समझ में आ गई कि मैं जब उधर जाऊंगा, अफगानों में आपस में फूट है, अफगान किसी भी प्रकार से इब्राहिम लोधी की पूरी तरीके से सहायता करेंगे नहीं, तो मेरे पास दिल्ली जीतने का अच्छा मौका है। पर दिक्कत दूसरी की सेना नहीं है आपके पास इतनी बड़ी। तो बाबर ने काबुल के अंदर नई सेना इकट्ठी की। और सेना, अब सेना क्यों जाए? उन्होंने कहा हम क्यों जाए भाई तेरे साथ वहां दिल्ली लड़ने के लिए? तो उसने कहा एक तो दिल्ली में खूब सारा धन है, तो अपने वहां से क्या लेके आएंगे? धन। वहां से लड़कियां उठा के लाएंगे, इसलिए सैनिक आ गए धन और लड़कियों के चक्कर में। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों की सोच कैसी थी। महिलाओं के पत्नी कितने क्रूर रहे होंगे कि उस आदमी ने साफ साफ ऑर्डर ये दिया है कि हमें अटैक इसलिए करना है कि वहां से क्या मिलेगी हमें। फिर कोई पूछे कि जौहर क्यों हुए?
जब सामने वाला सोच के ये आता है कि उठा के महिलाएं लानी है, फिर इस प्रकार की चीजें नहीं होगी, तब कब होगी? तब बाबर वहां से सेना बनाता है, पंजाब क्रॉस करता है। अब इतने दिन तक वो पंजाब क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पाकिस्तान वाले पंजाब में आके चार लूटमार कर रहा, चार बार आके और लूटमार करके चला गया था। पांचवी बार वो पंजाब क्रॉस करता है। अब यदि कोई बंदा अफगानिस्तान की तरफ से दिल्ली आ रहा है और यदि वो पंजाब क्रॉस करेगा, तो दिल्ली वाला भी चाहेगा कि यार पहले रोके, दिल्ली की तरफ तो आने नहीं दे। तो दिल्ली वाला क्या करेगा? पंजाब की तरफ जाएगा। तो आप पंजाब से दिल्ली की तरफ जाओगे, बीच में हरियाणा, हरियाणा में वो जगह है पानीपत। कौन जगह है? इसलिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है पानीपत की पहली लड़ाई, 1526। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। लड़ता हुआ मारा जाता है। बाबर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। और दिल्ली और आगरा में इतना धन मिला उसको, इतना धन मिला, उसने बाप ने जिंदगी में नहीं देखे थे इतने रुपए। वो गरीबी के फाके के दिन काट रहा था वहां फरगना के अंदर बैठा बैठा, काबुल के पास फरगना नाम की जगह जहां पर वो रहता था। उसने कहते इतने रुपए मिले थे उसको कि उसने वापस जाने से मना कर दिया। वरना वो पहले यह कह के लाया था भाई जाएंगे लूट मार करेंगे वहां से वापस आ जाएंगे। और दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, इनको लगा इब्राहिम लोधी हट जाएगा, अपने दूसरे को बना लेंगे किसी को वहां पर। उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने काबुल के हर एक एक व्यक्ति के पास एक एक चांदी का सिक्का भेज दिया था, इतने रुपए थे उसके पास। उसका एक सेनापति वापस जाने की बात करता है। वो सेनापति कहता है मुझे यहाँ की गर्मी पसंद नहीं है, ये गर्म देश है, क्या करेंगे यहाँ पे, वापस उधर उज्बेकिस्तान की तरफ चलते हैं, वापस अफगानिस्तान चलते हैं। बाबर कहता ना, यहीं रहेंगे, हिंद और सिंध ही अपने देश है, इसी देश के अंदर रहना, अपने को वापस यहां से जाना नहीं। अब जब वो यहां रह गया तो आगरा और दिल्ली पर उसका कब्जा हुआ। जब उसका आगरा पे कब्जा हुआ तो आगरा के ठीक पास अपने भरतपुर के अंदर एक किला है बयाना। कौन सा किला है? उसका बयाना पे कब्जा होता है। कहां पे कब्जा होता है? जब उसका बयाना पे कब्जा होता है तब सांगा ने कहा कि ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं इधर ही बैठा हूं भाई साहब, ये मेरा है, ये बयाना की तरफ तुम नहीं आओगे, बाकी तुम उधर तुम्हारा जो करना है वो करो। तो अब सांगा लड़ने के लिए कहां जाएगा? बयाना। क्योंकि उससे क्या छीन लिया, या उसके कौन से किले पे कब्जा हुआ है, या उसकी तरफ के कौन से किले पे कब्जा हुआ है? देखो बयाना का युद्ध। बयाना कहां पड़ता है? वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन बाद। मुझे तो क्या पता वैलेंटाइन डे कब आता, तुम ही जाना, बड़े राजी होके बोल रहे हो तुम। बयाना कहां पड़ता है? देखो बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना लिख लेना ब्रैकेट में, भरतपुर उतार लिया। कौन सा युद्ध बताओ देखे? कब? किस किस के बीच में? किले पे कब्जा किसने कर रखा है? तो बाबर ने जिसको ये किला दे रखा उस बंदे का नाम है मेहंदी ख्वाजा। ये किला किसके पास था? मेहंदी ख्वाजा के पास। कौन सा किला? तो उसने बाबर को मैसेज किया कि भाई साहब इधर से कोई सांगा नाम का आदमी है और वो लड़ने से आ रहा है मेरे से, मैं किले के अंदर बैठा हूं, क्या करूं? तो उसने कहा वहीं रहे अपने। उसने कहा वहीं रह के क्या मतलब होता है, मेरी सेना कम है, उधर से सेना बहुत बड़ी आ रही है। बाबर ने कहा चिंता मत कर, मैं एक सेना और भेज रहा हूं, तुम मिलके लड़ो। बाबर ने जो अपना सेनापति भेजा उसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? लिखो बाबर का सेनापति। बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान मिर्जा। किसका सेनापति है? बाबर का। किससे लड़ रहे? लड़ेंगे दोनों मिलकर। अब आप बयाना किले में 2 हो गए, पहले से कौन बैठा है? मेहंदी ख्वाजा। एक और कौन है? सांगा। दोनों को रहे। लिखो इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल ऑल्सो। इस युद्ध में सांगा ने किसको रहा? इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई? सांगा। सांगा 2 बंदों को हरा देता। किस किस को? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा किसके सेनापति है? बाबर किसको हरा के दिल्ली आगरा पे कब्जा करता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। कौन था? अफगान। बाबर है मुगल। बाबर कौन है? उज्बेकिस्तान का था, पर वो किसी टाइम में मंगोलिया से वहां आए थे, इसलिए वो क्या हो गए? मुगल। तो बाबर है मुगल। तो मुगलों ने आगे भारत में किसका राज खत्म किया? अफगानों का। इसलिए अफगान बाबर से राजी रहेंगे कि नाराज रहेंगे? खूब सारे अफगान जो इब्राहिम लोदी की तरफ वाले थे वो पूरी तरीके क्या हो गए? नाराज। अफगानों का दुश्मन कौन? बाबर। बाबर का दुश्मन कौन? सांगा। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए अफगानों का नया दोस्त कौन है? इसलिए अफगान सारे किसके पास है कि तू माई बाप है, तू हेल्प कर हमें, हमारे वापस दिलवा। ये बाबर ने छीन लिए। सांगा ने कहा ठीक है। तो अब अफगान किसकी तरफ है? तो अब बाबर बयाना से आगे आगरा की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसने कहां पर कब्जे किए थे? दिल्ली और आगरा। बाबर आगरा बैठा है। बाबर को पता था कि ये आगरा की तरफ आ गया, राजधानी, हर कोई चाहेगा राजधानी से पहले रोका जाए, राजधानी की तरफ तो आने, पर अगला बयाना तो बैठा ही है। बयाना से आगरा कितना भाई? वही 60-70 किलोमीटर। 60-70 किलोमीटर नजदीक तक तो आ ही गया।
अब तो ये आगरा पे कब्जा कर लेगा, इसलिए उधर से बाबर आगरा की तरफ आता है, ये आगरा से, ये सॉरी बयाना की तरफ आता है, ये बयाना से आगरा की तरफ बढ़ते हैं। बीच में वो जगह है आपकी खानवा। कौन जगह है? लिखो खानवा का युद्ध। खानवा भी कहां पड़ता है? भरतपुर। बयाना के लगभग 1 महीने बाद। कौन सी लड़ाई बताओ? खानवा। कब हुआ खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527। किस किस के बीच में? सांगा और बाबर। सेनाएं आमने सामने पड़ी है, लड़ाई होनी बाकी है। उधर एक तरफ बाबर की सेना पड़ी है, इधर किसकी सेना पड़ी है? सांगा। वो अपने अपनी युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं, उधर अपनी बाबर तैयारियां कर रहे हैं, सांगा कर रहा है। बाबर ने अपनी तैयारियां ठीक ठाक कर ली, उसको लग गया आप अपने लड़ सकते हैं। तो उसने एक दिन अपने सारे सैनिकों को बुलाया, पूरी सेना को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसने पूछा, भाई हाउस द जोश? सबने कहा लो सर, वेरी लो सर। तो क्या बात करते हो यार, ये सांगा से कल लड़ने के लिए जाना है, तुम इतना डिमोटिवेट फील कर रहे हो, क्या कारण है? सैनिकों ने कहा साहब, अपने जब रवाना हुए थे ना काबुल से, तब आपने कहा था दिल्ली आगरा लूटेंगे, धन लाएंगे और महिलाएं लाएंगे। आप यहीं बैठ गए। आपको रहना है यहां, हमें नहीं रहना। संदेश से आते हैं, चिट्ठी आई है, गाने सुबह शाम सुनने पड़ते हैं, हमें घर वाले याद कर रहे हैं, हमें वापस घर जाना है। दूसरा कारण, जिस आदमी से हम लड़ने के लिए जा रहे हैं सांगा, मुसलमान राजाओं की एक अच्छी खासियत है, वो दुश्मन के बारे में पूरा पता लगाते क्यों, कैसा है, क्या नहीं, कितनी ताकत है। जब सांगा के बारे में पता लगाएगा तो उनको पता चला, जब सांगा के एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, सर नहीं होगा तो कैसे? हे भगवान, कैसे पढ़ाया जाए इन छोटे छोटे बच्चों? इतिहास जैसा गंभीर विषय पढ़ाते हुए एक कन्या ने बीच में पूछा कि सर उसके सर था क्या? था। अच्छा सर सच में नहीं, ऐसे पूछा था क्या? मुझे सुना सर सर नहीं था क्या? चलो, एक उसके कहते हैं इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसमें उसका एक हाथ कट गया था और पैर में लग गई थी उसके। आंख उसकी पृथ्वीराज और जयमल वाली लड़ाई के अंदर ही चली गई थी। किसी एक लड़ाई में उसका एक कान और जख्मी था। कहते उसके 80 घाव थे शरीर पर। कितने घाव थे? तो उन्होंने कहा भाई साहब, जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो आदमी तो नहीं है, डाकी है। और उससे हम लड़ने के लिए जाएंगे तो इसमें हमारा घाटा, उसका तो वो क्या बिगड़ना है भाई साहब? और नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई लड़ाइयां नहीं करनी हमें। बाबर ने कहा नहीं, वो कितना भी शक्तिशाली होगा, हम मुगल हैं मुगल, और हम उसको हरा सकते हैं। उसने कहा रद्दी में बोल, महीने भर पहले बयाना की लड़ाई हुई थी, ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा दोनों की धोतियां खोल ली थी उसने, वीडियो पड़ा है लोगों के पास में। क्या लड़ेंगे यार उससे अपने? बाबर लगा मरा दिया यार। भाई सेना लड़ने से मना कर दे तो कोई राजा कैसे लड़ सकता है? भाई मत राजा वाली छोड़ो, मत कहता हूं मैं क्लास में हूं सुबह सुबह, तुम सारे उठ के बाहर चले जाओ, कि नहीं पढ़ रहे? तो मैं थोड़ी पढ़ा सकता हूं। तो आप बैठे रहोगे तो ही तो पढ़ा सकता हूं। तो वो राजा के बारे में कि जब सेना ही लड़ने से मना कर देगी, राजा लड़ेगा किससे, या राजा लड़ेगा किस आधार पे? तो बाबर को लगा तो मरा दिया, ऐसे नहीं लड़ेंगे। तो बाबर फिर उन सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए एक भाषण देता है। बाबर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं खुद के लिए लड़ता हूं? उनका लगता नहीं है। है भाई साहब, लगना अलग होता है, होना अलग होता है। तुम्हें क्या लगता है बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लड़ता है कि पूरा? बाबर ने कहा नहीं ना, बाबर खुद के लिए लड़ता है ना, बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। किसके लिए? ये मजहब की लड़ाई है, जिहाद है। क्या है? जो धर्म की लड़ाइयां होती हैं उनको क्या बोला करते? ये जिहाद है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस कोने से उस कोने तक इस्लाम की पताका फहरा दी जाए। बाबर इसलिए लड़ता है। और उसने कहा कि तुम यदि नहीं लड़ोगे तो क्या बाबर रुक जाएगा? बाबर अकेला लड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा तो भी बाबर लड़ेगा। बाबर अल्लाह के आदेश को कभी भी टालेगा। अगर बाबर लड़ाई में लड़ता हुआ मारा भी गया तो बाबर शहीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्नत मिलेगी मुझे, जन्नत। और अगर जिंदा रहा तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? ऐसे योद्धा जो युद्ध में लड़ा करते थे उनको क्या बोला करते थे? जो धर्म की लड़ाइयां होती उनको तो क्या बोलते? उसमें लड़ने वालों को क्या बोलते? तुम आना चाहते तो ठीक, नहीं आना चाहते तो भी बाबर को इस प्रकार की कोई चिंता। और थोड़ी अल्लाह की, इस्लाम की इस प्रकार की बातें की सैनिकों में थोड़ा जोश है। तो सैनिकों को, बाबर को लगा इस बार थोड़ा माहौल ठीक। बाबर ने कहा आप बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? इतने में एक फौजी साहब खड़े, उन्होंने कहा होल्ड ब्रो, 1 मिनट, एक सवाल का जवाब चाहिए। कि हाँ यार, तेरे मुंह से ये बातें ठीक नहीं लगती।
अल्लाह की, मजहब की, कुरान की, इस्लाम की, दारूड़ी है। बाबर ढंग का दारूड़िया था, सारे दिन पीता रहता था बाबर, सारे दिन पिया हुआ रहता था। बाबर के बाबरनामा आप पढ़ो तो उसमें उसकी शायरियां पढ़ो जो दारू के ऊपर है। वो इतना बेचारा जोरदार लिखता है चीजें। इधर मादक ही जानता है शराब का स्वाद क्या है, वो नाहक क्या जाने जिसने कभी शराब पी ही नहीं है। तो बड़ा ही जोरदार आदमी था बाबर इस मामले में। तो पूरे दिन सेट रहता था। जब भाषण दे रहा था तभी उसने पेग हाथ में ले रखा था। ऐसा भाषण आदमी तभी दे सकता है। और बाबर को जैसे कि बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। लोगों ने कहा पेटी पड़ी अंदर पूरी, बाबर ने कहा फेंक दो। बोले एक भोसा और खड़े, उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब और फिर लड़ लेंगे, तू कहेगा हाँ, कि कुरान शरीफ ये कहती है कि कोई मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों से टैक्स नहीं लेगा, और बाबर मुसलमान व्यापारियों से टैक्स लिया करता था। उस टैक्स का नाम था तमगा। क्या नाम था? मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों से कोई टैक्स लेता, उसका नाम क्या था? तमगा। कुरान कहती है कि तमगा लेना नहीं चाहिए, बाबर लिया करता था। तो उसने कहा मुस्लिम व्यापारियों से तो टैक्स लेता है। बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा। तो बाबर कहता है युद्ध नहीं है, क्या है? हम कल धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, इस्लाम की लड़ाई लड़ेंगे। बाबर कहता है ये सांगा हिंदू काफिर ये मुसलमानों को परेशान करता है। तुम्हें पता है इसके आसपास की जो भी मुस्लिम रियासतें हैं इसने सबको हराया है और सब इसे डर के मारे रहते हैं, इसलिए इसको सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं इसे लड़ने के लिए जाऊंगा, तुम्हें भी मेरा साथ देना। तो बाबर क्या घोषणा कर देता है युद्ध से पहले? युद्ध नहीं है, क्या है? जिहाद। जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध, है ना। क्रूसेड जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोला करते? बाबर क्या नहीं पीने की सौगंधें खाता है, और बाबर कौन सा टैक्स हटा देता है? क्या हटा देता है? तब पहले लिखो युद्ध के कारण, फिर ये तीन बातें लिखेंगे। पहले युद्ध के कारण पढ़ते हैं। देखो दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। अच्छा, सांगा ने विस्तार करना शुरू कर दिया। बयाना किले पे बाबर ने कब्जा किया था, उधर से जाके वापस कौन कब्जा कर गया उस पे? सांगा। देखो सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। तो बाबर को लगता है 60 किलोमीटर दूर तुम आगे बैठ गए। बाबर ने दो जगह कब्जे किए थे लोदियों को आगे, बताओ किधर किधर? आगरा और दिल्ली। आगरा की तरफ तो सांगा खुद ही गया हुआ है, और उसने कौन से किले पे कब्जा कर लिया? आपका बयाना। इधर दिल्ली की तरफ जो है वो सांगा अपनी सेना भेजता है, और वो दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जा करती है। कितने गांवों पे? सवाई माधोपुर के आगे इधर दिल्ली वालों की बाउंड्री शुरू होती थी रणथंभौर के बाद में। एक किला पड़ता है इधर खंडार। रणथंभौर से आगे कौन सा किला पड़ता था? इस खंडार के किले से उधर दिल्ली वालों की बाउंड्री शुरू होती है। वो खंडार के किले पे कब्जा करता है, आगे के 200 गांवों पे कब्जा करता है, उनसे टैक्स लेना शुरू कर देता है। वो कहता है दिल्ली का इलाका नहीं, ये इलाका किसका? आज के बाद में मेवाड़ का। तो उनको लगा दिल्ली की तरफ भी आ गया, आगरा की तरफ भी आ गया है बंदा। लिखो सांगा ने खंडार के किले पर अधिकार कर लिया था। खंडार सवाई माधोपुर में। सांगा कैप्चर्ड खंडार फोर्ट तथा दिल्ली सल्तनत के 200 गांव से कर वसूलना प्रारंभ किया। तथा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का जो इलाका होता सुल्तान बैठता था ना, इसलिए बोलते थे सल्तनत। एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। कितने गांव से? 200 गांव से। अभी मैंने बताया था बाबर इसलिए भी नाराज है कि बाबर भारत में किसको हरा के दिल्ली आगरा पे कब्जा करता है? अफगान। अफगानों की सहायता आप कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सांगा। तो लगता है यार तू मेरे दुश्मनों को क्या दे रहा है? सहायता। अच्छा, बाबर ने किसको मारा था अफगानों में? किसको मार के उस भारत में यहाँ कब्जा करता? इब्राहिम लोदी। किसको? इब्राहिम लोदी का भाई सांगा के पास बैठा था, महमूद लोदी। कौन था? लिख लो। एक कारण जो बाबर बताता है अपनी बुक के अंदर, वो ये लिखता है कि सांगा ने मेरा वादा तोड़ दिया। वचन भंग का आरोप लगाता है। किसका आरोप लगाता है? एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं आपको। 5वां कारण लिखो। बाबर ने सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। सांगा पर किसका आरोप लगाया था? क्या है देखो, बाबर जब खानवा की लड़ाई करने के लिए रवाना होता है तब वो लिखता, बाबर डायरी लिखता था, है ना। बाबर, ये बाबर की जोरदार चीज है, आप भी लिखा कीजिए। बाबर डायरी लिखता था। बाबर क्या लिखता था? डायरी। तो जब वो खानवा के लिए रवाना होता है ना, उस दिन वो अपनी डायरी में लिखता है, उस दिन अपनी डायरी में लिखता है, या खानवा की लड़ाई के लिए आ रहा है तब वो अपनी डायरी में लिखता है कि जब मैं काबुल था। क्या लिखता है? तब सांगा ने अपना एक बंदा मेरे पास भेजा। किसने? और उसने कहा कि तुम भारत आओ आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी हमें परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? तुम भारत आओ, और भारत आके जब तुम इब्राहिम लोदी से लड़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैं सांगा के बुलाने पर कहां पर आया? भारत। किससे लड़ने के लिए? इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। इब्राहिम लोदी से मैं लड़ा पानीपत की लड़ाई में, पर ये तो आया नहीं भाई साहब। ये सांगा तो मेरे का साथ देने के लिए आया नहीं, और ये नहीं आया तो अब इसको मैं सबक सिखाऊंगा।
इसने मेरे साथ यूं वादा खिलाफी की है, इसने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, इसने मेरा वचन भंग किया है। क्या किया है? ऐसा कौन लिखता है? पर इस बात में कई झोल है। इसका पहला तो यह है कि बाबर जब वहां से रवाना होता है तब इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखता। दूसरा यह है कि वो लिखता है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ मुझे बुलाया है, तो इसकी तो सांगा को आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 1517 और 1518 के अंदर ही वो रह चुका था। तीसरी बात यह कि यदि इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुलाया था तो इब्राहिम लोदी का परिवार सांगा के साथ क्या कर रहा है? ये महमूद लोदी इधर क्यों बैठे हैं? चौथी बात यह है कि किसी बात को क्रॉस चेक कैसे किया जाए। मैं आपको कोई एक बात कर दूंगी, ये बात है, तो आप क्रॉस चेक कैसे करो? और किसी से पूछोगे? सर या कोई बुक में देखोगे यार सर ने बात कही वो सही है कि नहीं है? तो हम बाबर के टाइम की और किताबें लिखी उनको चेक कर लिया जाए। बाबर की खुद की बेटी थी गुलबदन बेगम। कौन थी? वो एक बुक लिखते हुमायूं नामा। कौन सा लिखती है? हुमायूं नामा। अकबर के टाइम में दो बड़ी फेमस किताबें लिखी गई। अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा और निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था तबकात अकबरी। लगभग उसी टाइम के आसपास की एक बहुत अच्छी किताब अहमद यादगार ने लिखी थी तारीख शाही। तो उसी टाइम की एक बहुत अच्छी किताब अलाउद्दौला कजवी ने लिखी थी नफाइसुल मासिर। उसी टाइम की एक बहुत अच्छी किताब मुल्ला दाऊद ने लिखी थी तारीख अल्फी। उसी टाइम की एक बहुत अच्छी किताब वाकयात मुस्ताकी लिखी थी रिजकुल्ला मुस्ताकी ने। उसी टाइम की दो तीन अच्छी किताबें खोंद मीर ने लिखी थी, मिर्जा हैदर ने लिखी थी, और एक और किसी की बहुत अच्छी सी किताब है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। उन सारी किताबों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। यदि इतनी बड़ी बात होती कि सांगा बुलाता तो कोई ना कोई दूसरा तो लिखता, लेकिन दूसरे किसी ने भी इस बात का किसी प्रकार का जिक्र। इसका मतलब उस दिन बाबर डायरी में खुद को जस्टिफाई करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण दे। फिर दूसरा हो भी सकता है नहीं लिखी हो, हुआ हो, बाबर को ये बात बताओ। तो बाबर कहता है वहां से एक दूत आया, उसने मुझे सांगा का लेटर दिया। तो कहां है वो लेटर? अच्छा, बाबर ने बाकी सारे लेटर अपनी बुक में दिए हैं। ये लेटर आया था, ये मैं छाप रहा हूं यहां, ये लेटर आया था, ये छाप रहा हूं। वो लेटर क्यों नहीं है? बाबर ने एक किताब खुद तैयार की थी, उसकी दो तीन कॉपियां इधर उधर और भेजी थी, उन कॉपियों में भी नहीं है। इसका मतलब है यहां बाबर खुद को जस्टिफाई करना चाह रहा था, खुद को यूं कहना चाह रहा है कि नहीं भाई साहब, लोगों को बताने के लिए क्यों लड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसने मेरा क्या तोड़ दिया। आगे बात समझ में? लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध से पहले, बिफोर दिस बैटल, बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। लाइन चेंज कर लिखो। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया था। ही अबोलिश्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स। लाइन चेंज कर लिखो। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी। ही टुक ओथ नॉट टू टेक लिकर। ये तो उसकी तरफ से तैयारियां, वो कहता युद्ध नहीं है जिहाद है, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा और आज के बाद क्या नहीं लूंगा? तमगा। इधर सांगा भी जानता है इस बार अपने और आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं तो अपने पास सेना और बड़ी होनी चाहिए। तो सांगा ने राजस्थान के लगभग सब राजाओं को लेटर लिखा और उनको लड़ने के लिए कहां पर बुला लिया? खानवा। लिखो। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान तथा सहायता की मांग की, डिमांड एंड हेल्प। ये जो लेटर लिखने वाली जो परंपरा थी ना, इसको अपने बोला करते थे पाती परवन। क्या बोलते? पाती का मतलब लेटर होता है। कभी सुने होगा नाम आपने? चिट्ठी पत्री बोलते हैं, चिट्ठी पत्री। अरे मैंने तुम्हें कहा था लेटर लिखने घर वालों, कितने लोगों ने लिखे लेटर? लिखे तुमने? पोस्ट कर दिया? कितने कितने लोग, दोस्तों को, किसी को भी कितने लोगों ने लेटर लिखे? बात तो मानते नहीं है एक ही। फिर तुमने, मैंने अभी कहा कि तुम घर वालों से जाके कहानियां रिकॉर्ड करके लेना, तुमसे तुम्हारी जिंदगी इसमें निकलेगी। नोट्स लिखोगे, नोट्स पढ़ोगे, नोट्स लिखोगे, नोट्स पढ़ोगे। इसके अलावा तुम्हें कोई ढंग की बात बता दी जाए, तुम्हारे मोटी चमड़ी इतनी है, असर नहीं पड़े उस पर कोई। लिखो। लिखो, इसके ब्रैकेट में लिख लो इस लाइन के, पाती परवन। कुछ ही नहीं, ये जो लाइन है इसके ब्रैकेट में लिखो पाती परवन। पाती परवन का मतलब लेटर भेजना। कोई पूछेगा भाई सांगा ने कौन से युद्ध से पहले पाती परवन किया था? कौन से युद्ध से पहले? अब कौन कौन राजा उसके साथ देने के लिए गया? मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, आप उतारो, फिर अपने बात करते हैं। उतार ली सारे ना? ये कहां कहां से गए थे लोग वो थोड़ा देख लेते हैं। पहले बंदे का नाम क्या है? आमेर से गए थे। तब जयपुर नहीं होता था, जयपुर को आमेर बोलते थे, तो आगे लिख लो आमेर। तो आमेर से युद्ध में भाग लेने के लिए कौन गए? पृथ्वीराज। आगे बताओ कौन है? मारवाड़।
मारवाड़ से जो सेनापति आया है, सेना लेके जो आया है, वो कौन है? मालदेव। हाँ, कौन है? बीकानेर। बीकानेर से जो भाग लेने के लिए गया वो कौन था? कल्याणमल। आगे कौन है? वीरमदेव। मेड़ता, मेड़ता, मेड़ता है नागौर में ना, मेड़तास। आगे कौन सा है? अच्छा देखो, ईडर में अभी लड़ाई में मैंने दो बंदे बताए थे, बहरमल और रायमल। मैंने कहा था सांगा ने किसका साथ दिया था? रायमल। तो राजा किसको बनाया था? रायमल। पर रायमल की जब थोड़े दिनों बाद डेथ हो गई थी तो सांगा ने बाद में राजा किसको बना दिया था? तो बहरमल कहां से आएगा? ईडर। लिख लो, ईडर। आगे कौन है बताओ? देवड़ा कहां के राजा थे? सहसमल, देवड़ा, सिरोही पढ़ते हैं अपने, लिखो सिरोही। अखिराज देवड़ा कहां का हो गया? सिरोही। आगे कौन है? अभी तो बताया मैंने, मदन राय कहां का था? चंदेरी, लिखो चंदेरी। अगला कौन है बताओ? देखे, उदय से। तब डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के बोला करते थे वागड़। क्या बोलते? तो लिख लो वागड़। तब अलग अलग नहीं थे डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़। अगला कौन है? तब प्रतापगढ़ को बोला करते थे देवलिया। तो लिख लो देवलिया, ब्रैकेट में प्रतापगढ़ लिख लेना। तब प्रतापगढ़ का नाम देवलिया हुआ करता था। आगे कौन है बताओ? झाला अज्जा। चित्तौड़गढ़ में अपने एक जगह पड़ती है सादड़ी। तो सादड़ी से कौन है? आगे कौन है? रतन सिंह चुंडावत। चुंडा जी कौन सा ठिकाना मिला था? सलूम्बर, देखो सलूम्बर। अगला कौन है आपके? अलवर वाले इलाके को बोलते थे मेवात। जो मेवात से गया वो कौन? हसन खान मेवाती। सुनो देखो, युद्ध का सीन कुछ ये है कि एक तरफ बाबर अपनी आर्मी लेके खड़ा है और बाबर के पास में तोपें हैं। क्या है? नॉर्थ इंडिया में पहली बार को तोपें लेके आया था तो वो आदमी कौन है? बाबर। इधर सांगा अपनी सेना लेके खड़ा है और सांगा की सेना में राजस्थान के लगभग सभी राजा हैं और सारे अपने अपनी सेना लेके खड़े हैं। कि मान लो रतन सिंह चुंडावत हारावल में रहेगा तो सबसे आगे यहां पर खड़ा है, उसके पास कोई आमेर का पृथ्वीराज खड़ा है, उसके पास कोई वागड़ का उदय सिंह खड़ा है, कोई मालदेव खड़ा है, कल्याणमल है, यहाँ बीचों बीच इधर सांगा है, अखेराज देवड़ा है, झाला अज्जा है। सब लोग अपनी अपनी लोकेशन लेके खड़े, अपनी अपनी सेना को लेके खड़े हुए सारे लोग एकदम इंतजार कर रहे भाई उधर से हमला शुरू हो तो हम हमला करें। इधर से तोपों से हमला किया गया। किसे किया गया? आप पहली बार तोपों का सामना कर रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस। भाई समझ में नहीं है भाई ये लड़ाई कैसे होती है? एक तो आप रेगुलर लड़ाई करने के लिए जाते हो, भाई आपको कहा जाए कि इस बार टेस्ट जो होगा वो राजस्थान जीके का होगा और पेपर साइकोलॉजी का है, तो अब क्या पल्ले पड़े? और उसमें भी कह दिया जाए कमरे के दोनों गेट बंद है, बाहर नहीं निकलना है। फिर तो जैसे हो सकता है वैसे ही लड़ो, और तो क्या कर सकता है आदमी। तो इनके भी वही था भाई, लड़ाई तो होनी है। फिर तो एक तो जब सामने से तोपे चलने लगी तो ये सामने वाले सेनापति मरेंगे, या सामने जो भी सेनापति सेना लड़ रही है वो मरेगी सबसे पहले। अपने यहाँ पे ये रिवाज था कि जितने भी राजा अपनी सेना लेके आते, मैं बता दूं कि आपस में समझाओगे पहले, कि जितने भी राजा अपनी सेना लेके आएंगे खुद लड़ने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई राजा तो इधर जाके बैठ जाएगा और सैनिकों को लड़ो, जबकि मुगलों में था बाबर इधर पीछे बैठा था। बाबर कह रहा था भाई तुम लड़ो जाके, तुम आगे, तुम जाओ, आगे जाओ, पीछे मत खड़े रहो। अपने यहाँ था वागड़ का उदय सिंह यदि 7,000 आदमी ले खड़ा तो खुद लड़। आमेर का पृथ्वीराज यदि लड़ रहा है तो खुद लड़, तो सारे साथ में खड़े रहा करते थे। अब दिक्कत ये होती है कि सामने से जब हमला होगा तोप का गोला आके किसी के भी लग सकता है। अब मान लो वागड़ का उदय सिंह लड़ रहा है और उसके आके लग गया, वो अपने 7,000 फौजी लेके आए, उसके गोला लग गया, तो उसके 7,000 फौजी बाहर हो जाएंगे। उनका ये मानना था कि हम जिस राजा के साथ आए थे वो राजा तो मर गया, तो अब हम लड़ेंगे, क्योंकि हम किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे? उदय सिंह का। उदय सिंह अब युद्ध में नहीं है, तो तोपों की वजह से सामने वाली सेना की हानि हो रही थी और इधर जो सेनापतियों के मरने की वजह से सेना धीरे धीरे क्या निकल रही थी? बाहर निकल रही थी। तो सांगा को लगा के यार पलड़ा भारी हो रहा उधर से, तो सांगा ने कहा कि मेरे को यहां ले जा खड़ा करो, मैं सबसे आगे जाके जब लड़ूंगा तो जो पीछे सेना खड़ी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेना को लगेगा जब राजा खुद आगे जाके लड़ रहा है तो अपने को लड़ लेना चाहिए। लोगों ने कहा साहब आपकी हेल्थ इतनी सही नहीं है, आपको आगे जाके नहीं लड़ना चाहिए, आप यहीं पे लड़ो। उसने कहा ना ना, हेल्थ वेल्थ से कुछ ही नहीं होता, आप तो आगे ले जा खड़ा करो। सेना का मोराल अप करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि मैं लीड करूं, उसको फ्रंट पे जाऊं मैं एकदम। तो सांगा को सबसे आगे ले जा खड़ा किया। जैसे आगे ले जा खड़ा किया, सेना का वापस मोराल अप हुआ। सेना ने अब साइड साइड में हटके इन तोपों से अलग हटके लड़ना शुरू किया। अब वापस बाजी मेवाड़ वालों के पक्ष में थी।
बाबर इस बात को जानता था कि मामला गंभीर है। अच्छा, मेवाड़ वालों की एक दिक्कत और भी, इनकी सेना में ज्यादातर हाथी थे, अपने हाथियों वाली लड़ाई हुआ करती। उधर से बाहर से जो भी लोग आते घोड़े लेके आया करते थे। भारत में हाथी बहुतायत में थे, घोड़े कम थे, इसलिए अपने ज्यादातर लड़ाइयों के अंदर हाथी काम में आते, घोड़े इतने काम में नहीं आते। हाथियों ने भी पहली बार तोपें देखी थी, धमाकों से हाथियों के नहीं समझ में हो क्या रहा है आज, तो हाथी भागने लग गए थे। जब हाथी भाग रहे हैं तो भागते हुए हाथी अपनी सेना को ही कुचल रहे थे। तो शुरुआत में इनको बड़ी दिक्कत आई, पर धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में ली। सांगा आगे जा खड़ा होता है, ये इधर उधर साइड में अपनी सेना को थोड़ा हटा के और लड़ाई शुरू करते हैं। बाबर जानता था कि एक बार यदि उनके पक्ष में मामला झुका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पर बाबर यह भी जानता था यदि सांगा सबसे आगे आके लड़ रहा है और यदि सांगा को मार दिया जाए तो पूरी सेना ही वापस चली जाएगी। तो उसने अपनी एक तीरंदाजों की टीम थी, तीर छोड़ने वाले जो लोग थे उनको कहा, एक 2000 लोगों की पूरी टीम को कहा कि सब के सब सांगा पे हमला करो, पूरा पूरा सारे के सारे तीर सांगा की तरफ छोड़ जाए। उनमें से कोई एक तीर जो था वो सांगा की लगता है। सांगा वो जो हाथी का होदा, होदा समझते हो जिसमें बैठता है बंदा, उसको बोलते हैं होदा, उस होदे पे गिर जाता है, मरता फिर भी नहीं है। 80 घाव उसके पहले थे, 81वां वो तीर है, फिर भी आदमी की मृत्यु नहीं है। वो जैसे पीछे गिरता है, अब कोई यहां पर यदि बैठा आदमी वो पीछे गिरेगा तो लास्ट तक दिखेगा, तो जब सांगा यहां पर गिरता तो ये यहां तक दिखता है। तो सेना को, पीछे वाली सेना को लगता है कि अरे यार हमारा तो राजा ही गया, राजा गया तो अब तो लड़के क्या करेंगे। तो ये दो बहुत पीछे लोग खड़े थे, ये वापस हटने लग गए थे। अच्छा, मेवाड़ में एक रिवाज था कि राजा के किसी भी वजह से कुछ हो जाए, राजा को यदि युद्ध के मैदान से बाहर आना पड़े तो मेवाड़ के राजा की जगह, जो राजा वाली जगह पे जाके बैठेगा वो सादड़ी का झाला होगा। और सादड़ी का जो झाला था वो कौन था, है ना, झाला सरनेम है उसका, अज्जा नाम है उसका। तो झाला अज्जा को, जो भी सादड़ी का झाला आएगा उसको राजा का मुकुट पहनाएंगे और राजा वाले घोड़े पे या राजा वाले हाथी पे बैठ के वो लड़ेगा। हाथों हाथ झाला अज्जा को सांगा का मुकुट पहनाया गया, वो हाथी भी जाके बैठता है। वापस से कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, ना ना हमारा राजा जिंदा है, दूर तक ये दिखेगा पर राजा वापस लड़ रहा है, राजा सही है, वापस लड़ते हैं अपने। बाबर को फिर लगा मामला इनके पक्ष में जाएगा, तो बाबर अपनी एकदम अंतिम चाल चलता है। बाबर उज्बेक था, उज्बेकिस्तान से आया था, बेसिकली तो मुगल था, मंगोलिया के लोग थे जो इधर आ गए थे। उसने वहां उज्बेकों से एक पद्धति सीखी थी, उसको बोलते हैं तुलगुमा। क्या बोलते हैं, अपने यहां लड़ाइयों का तरीका यह था कि आमने सामने की लड़ाई थी, इधर की सेना इधर से लड़ती है। बाबर ने यह तरीका अपनाया, उसने एक सेना इधर से और उतारी, एक सेना इधर से उतारी। अपने मैन टू मैन फाइटिंग थी, आमने सामने की लड़ाई थी। अब एक सेना ने इधर से आक्रमण किया, एक सेना ने इधर से आक्रमण किया। अब मैं यहां खड़ा होकर सामने वाले से लड़ रहा था, मेरे ये नहीं समझ में दोनों क्यों आ गए। पहले तो मैंने ये कहा नहीं चीटिंग है, चीटिंग सामने से आओ भाई, इधर से क्यों आ गए। पर इस तुलगुमा में तीनों तरफ से घिर गए थे, फिर इनके समझ में नहीं आया क्या किया जाए। कुल मिला के युद्ध के अंदर बाबर की जीत हुई। बाबर जीतने के बाद में गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, जो धर्म के लिए लड़ते थे वो क्या कहलाते थे, लिखो। खानवा का युद्ध समाप्त होता है। खानवा के युद्ध के अंदर सांगा घायल हुआ। मैं 4 जगह के नाम लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर मैं समझाता हूं। कौन कौन 4 जगह बताओ देखे, बसवा, इरीच, कालपी। पहली जगह का नाम क्या बताओ, दौसा में एक जगह पड़ती है। कहां जगह पड़ती है, दौसा, लिखो ब्रैकेट में लिखो पहले दौसा। कहते हैं खानवा में जब सांगा घायल होता है तो सांगा को इलाज करने के लिए हम बसवा लेके आए थे। यहाँ पे इलाज किया तो यहाँ पे सांगा को होश आया था। तो सांगा का इलाज कहाँ किया गया था, आगे लिखो इसके। होश आया तो पूछा भाई अपने कहाँ है, सब बसवा। यहाँ कैसे, खानवा में क्या होता, खानवा में अपने हार गए। बाबर किधर गया, बाबर खानवा से वापस लौट गया। तो सांगा कहता है कि मैं जब तक वापस बाबर को नहीं हराऊंगा तब तक चित्तौड़गढ़ नहीं जाऊंगा। राजधानी कौन सी है, चित्तौड़गढ़, तब तक मैं वापस कहां नहीं जाऊंगा, चित्तौड़। तो सांगा यहां से जाता है रणथंभौर। कहां जाता है, अब वो रणथंभौर में बैठा है, अपनी अगली कोई तैयारियां कर रहा है। पर उन दिनों वो बड़ा अजीब फील कर रहा था, यार हम हार कैसे गए। तभी उसको समाचार मिलता है कि बाबर चंदेरी जा रहा है। बाबर कहां जा रहा है, क्योंकि चंदेरी मालवा की मुख्य जगह थी और मालवा बहुत पैसे वाली जगह थी। बाबर मालवा जीतना चाहता है, हिंदुस्तान रहना तो टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए तो टैक्स कहां से मिल सकता है, मालवा। मालवा का बड़ा राजा कौन है, मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां का है, चंदेरी। तो वो कहां पर हमला करने जा रहा है। दूसरा कारण ये कि चंदेरी वाले सांगा की सहायता कर रहे थे, तो तुम सब सांगा की साइड में थे, मैं तुमसे लड़ूंगा। अब सांगा को समाचार मिले कि बाबर कहां जा रहा है, तो उसने कहा मेदिनी राय ने अपना साथ दिया था, अपने मेदिनी राय का साथ देंगे। वो रणथंभौर से अपनी सेना लेकर रवाना होता चंदेरी के लिए। किधर के लिए, तो उसके साथ वाला उनका नहीं सर, अभी खानवा के अंदर अपने को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अपने को एक बार कोई भी लड़ाई करनी नहीं चाहिए। थोड़े दिन वेट एंड वॉच देखते हैं क्या होता है, थोड़ी अपनी स्थितियों को कंट्रोल में करते हैं, थोड़ी अपनी कंडीशन सुधारते हैं, फिर जाके लड़ेंगे। लड़ लेंगे बाबर से साल महीने बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद, कभी भी लड़ लेंगे अपने। पर सांगा ने कहा ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होए गिन बहुरी करेगो। आगे जिंदगी कब मौके दे कब नहीं दे, अभी चलते हैं।
तो सांगा यहाँ से रवाना होता है। जब वो चंदेरी की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक जगह पड़ती है इरीच। कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है इरीच? कहां पड़ता है? यूपी बॉर्डर पर एक जगह है, उधर यूपी एमपी बॉर्डर पर इरीच नाम की एक जगह है। और उस जगह पर सांगान सब खाना खाने के लिए बैठे। साथ वालों ने वापस कहा कि सर देख लो, नहीं चले तो ठीक रहे। सांगा का काय नहीं चले, चलेंगे। तो उस खाने में जहर मिला दिया था। पहले जहर मिलाने का सिंपल तरीका था, वो शीशा पीसते थे। शीशा एक धातु होती है ना, लेड, वो पीस के मिला दिया करते। खून की वॉमिटिंग होती है और थोड़ी देर में बंदे की डेथ हो जाती है। तो वहां खाना खाया तो वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो सांगा को जहर कहां दिया गया? देखो कहां दिया गया था? एरीज के अंदर। थोड़ा सांगा ने कहा साहब आपकी तबीयत खराब हो गई, रुक जाओ। उसने कहा नहीं ठीक हो जाएगी सब, चलो अपने तो आगे। एरीज से थोड़ा आगे और गए, एक और गांव था कालपी। कौन सा गांव था? यूपी के अंदर ही कालपी पड़ता है। यहाँ पे सांगा की मृत्यु भी थी। तो हमें तो अपनों ने लूटा, फिर वापस ले गए डेड बॉडी को। भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। कौन सी जगह है? यहाँ मांडलगढ़ के अंदर सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था। तो सांगा की छतरी जो बनी हुई है कहां पर बनी हुई है? तो लिख लो, मांडलगढ़ में आगे लिख लो सांगा की छतरी। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।